नमस्कार, मैं रमन कुमार अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कक्षा 12वीं का इतिहास भाग 1 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इसका हमने पहला अध्याय पढ़ा था और प्रश्नों का समाधान किया था। आज हम प्रथम अध्याय का जो शेष प्रश्न है आपके द्वारा जो पूछे गए थे उनका आज हम उत्तर पढ़ते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा लोगों का प्रमुख व्यवसाय ही पशुपालन था। तो पशुपालन में यहाँ के निवासी कौन कौन से पशुओं का पालन करते थे? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि का पालन करते थे। इनका सबसे प्रिय जानवर कुबड़ वाला सांड था। अब यहाँ तक कल मैंने पढ़ाया था। आज फिर अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। तो जनरल कनिंघम ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो जनरल कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया है। तो ये जनरल कनिंघम पहले डायरेक्टर थे। अगला प्रश्न पूछा है, ये सभी प्रश्न 2-2 अंकों के हैं और हमारे चैनल पर यदि आप सभी विषय पढ़ना चाहते हैं, सभी अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में चुनिंदा प्रश्नों का लाभ मिल सके। फिर अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर किस प्रकार का था? तो मोहनजोदड़ो में एक शहर जो प्राप्त हुआ था तो वह 2 शहर थे। एक तो टीले पर था और एक टीले से नीचे का था। तो इसलिए मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है उसके बारे में पूछा है कि किस प्रकार का था। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का जो स्थान है मोहनजोदड़ो, उसका जो निचला शहर था उसमें आवासीय भवन बने थे जिनमें लोग रहते थे। तो इन आवासीय भवनों में इनके बीच में एक आंगन था। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। जो आंगन था इसके चारों ओर कमरे बने थे। सभी मकानों में रसोई घर थे, स्नानागार थे जिसमें स्नान करते थे, शौचालय और कुएं भी होते थे। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवन का था। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करते हुए इसके प्रमुख केंद्र बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था और कौन कौन से इसके प्रमुख केंद्र थे? तो अब वह प्रश्न आ गया कि हड़प्पा सभ्यता के स्थान कौन कौन से थे जहां इन शहरों की खोज हुई। अथवा में यह रख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों के नाम बताइए और इनका समय क्या था। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण विद्वानों ने लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व किया गया है। तो इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़, सुतकांगेडोर, रंगपुर आदि प्रमुख केंद्र थे। तो ये शहरों के नाम है, स्थान के नाम हो गए और इसका समय था 2600 से 1900 ईसा पूर्व समय विद्वानों ने निर्धारित किया है। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शस्त्र कौन कौन से थे? शस्त्र अथवा हथियार, ये कौन कौन से हथियारों का प्रयोग करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे। अथवा ये लिख सकते हैं इसके साथ ही कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हथियार और औजार होते थे वो कौन सी धातु से बनाए गए थे या बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शस्त्र या हथियार भाले थे, कुल्हाड़ी, धनुष बाण, गोफन, चाकू, गदा, तलवार, ढाल, कवच आदि थे। और यह हथियार तांबे और कांसे से बने होते थे। इसका अर्थ यह है कि वह हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यदि लोहे से परिचित होते तो ये हथियार लोहे से भी बने होते। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान
नहीं था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को कांस युग सभ्यता क्यों कहा जाता है? अब जब लोहे का ज्ञान नहीं था तो अधिकतर औजारों को बनाने में कांसे का प्रयोग किया गया, तो इसलिए प्रश्न आया है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस युग सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने औजारों को बनाने के लिए तांबे और टिन धातु को मिलाकर मिश्रित धातु जो कांस धातु का उपयोग किया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस युग सभ्यता भी कहा जाता है। तो बच्चों, तांबा और टिन जो धातु को मिलाकर धातु बनती है उसको कांसा बोलते हैं, तो कांस धातु का उपयोग किया गया था, इसलिए सभ्यता को कांस युग सभ्यता भी कहा जाता है। अब प्रश्न आए कि कांस युग सभ्यता किस सभ्यता को कहा गया या एक नंबर में आए, तो आपको यही लिखना है कि कांस युग सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है। फिर एक छात्र ने प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के 2 केंद्र बताइए जहां पर शंखों का प्रयोग किया गया और उन शंखों का प्रयोग करके वस्तुएं बनाई जाती थी। तो वो हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे जिनसे वस्तुओं का प्रयोग करते थे? उन वस्तुओं में शंखों की वस्तुएं बनाई गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न है कि ऐसे 2 केंद्र बताइए जहां पर शंखों का प्रयोग वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में शंखों से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई गई और वो 2 केंद्र कौन से हैं? तो 2 केंद्र हैं प्रमुख, नागेश्वर और बालाकोट। तो नागेश्वर और बालाकोट जो शहर मिले हैं, इन में शंखों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई गई। कौन कौन सी? तो शंखों से चूड़ियां बनाई गई, करछियां बनाई गई, पच्चीकारी की वस्तुएं भी बनाई जाती थी। तो शंखों से वस्तुएं बनाने के ये 2 केंद्र थे, नागेश्वर और बालाकोट थे। अब अगला प्रश्न पूछा है कि मोहनजोदड़ो शहर के बारे में बताइए। मोहनजोदड़ो जो नगर था तो उसमें किस प्रकार के भवन थे, कैसा शहर था? तो मैंने अभी बताया था कि मोहनजोदड़ो 2 शहर को 2 भागों में विभाजित किया था। एक ऊपर का शहर जो ऊंचाई पर स्थित था और एक निचला शहर। निचला शहर के बारे में मैं बता चुका हूं। तो मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था और यह 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। तो यह 2 भागों में विभाजित था। तो इसके पश्चिम में एक दुर्ग था जो एक टीले पर बसा था और पूर्व में नीचे की जो नगर था जिसमें आम जनता इसमें निवास करती थी। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख उपयोगी और विलासिता की वस्तुएं बताइए। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में जो दैनिक उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं थी और सुंदरता की और भोग विलासिता की जो वस्तुएं थी उनके प्रमुख नाम बताइए। तो पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं को शामिल किया गया है जो रोज प्रयोग की जाती थी। इनमें चकिया, चक्की, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, सुइयां, झावा आदि शामिल हैं तथा फयांस से बने छोटे पात्र कीमती माने जाते थे। तो फयांस से जो छोटे छोटे पात्र बनाए जाते थे वो उनकी कीमत अधिक थी, इसलिए वह कीमती थे। इसके बाद प्रश्न पूछा है कि सिंधु सभ्यता के बांटों के बारे में बताइए। तो बांटों के बारे में इनका जो तौल में प्रयोग किया जाता था, तो सिंधु सभ्यता के बांट बिना किसी निशान के घनाकार होते थे। तो इन बांटों में कोई निशान नहीं रहता था। बांटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे जिनके 2 आधार होते थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो ऊपरी जो मानदंड हैं उनमें दशमलव प्रणाली के द्वारा अनुसरण करके बनाए जाते थे। छोटे बांटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने में किया जाता था। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता में भी तौल में बांटों का प्रयोग किया जाता था।
तो ये प्रथम अध्याय में जो मुख्य प्रश्न थे मैंने 2 भागों में आपको बताए हैं। तो इसी तरह से कल हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो 4 अंक के अधिकतर इसमें से प्रश्न आते हैं। अध्याय 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। तो अध्याय 1 में आप ये 2 भागों में जो मैंने पढ़ाया है सब्सक्राइब करके आप इनको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और आप भी कुछ जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वह आप पूछ सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।